हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं बच्चों? बढ़िया। ओके। सो आज का जो बच्चों हमारा टॉपिक है दैट इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। एक बाउंसर क्वेश्चन मैंने आप लोगों को घर से करने के लिए दिया था, जिसको आई होप आप लोग करके आए होंगे। दैट क्वेश्चन इज फ्रॉम एरोडोव। एक्चुअली एरोडोव का क्वेश्चन था वो। आप बच्चों उसको करके आए होंगे ना? ओके। सो आंसर आ गया आप लोगों का? हाँ, मैंने शीट में भी कुछ होमवर्क दिया था आप लोगों को, लेकिन शीट का होमवर्क आज डिस्कस करने से कोई फायदा नहीं है। कल हमारी डीसीएस है, ठीक है? तो कल डीसीएस है, तो कल अपन उसको डिस्कस करेंगे। आज तो मैं आप लोगों को ना सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन, सिमेट्री वाले केसेस आज मैं तुम्हें बहुत सारा पढ़ाने वाला हूँ। मतलब तुम्हें ये समझो कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की कहानी आज अपन जो है खत्म कर देंगे। तो बड़ा ही प्यारा टॉपिक है ये। बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक जैसे हम हमेशा चलते वैसे ही चलेंगे, ठीक है ना? हमारा जो हाँ तरीका तो वही रहता है बच्चों। जैसे अभी पिछले वाले क्वेश्चन को कराऊंगा मैं, जो तुम्हें मैंने घर से करने के लिए दिया है, लेकिन थोड़ा सा माहौल बना लिया जाए ना पहले। माहौल बोले तो टॉपिक का नाम पता कुछ तो पता होना चाहिए अपन को, ठीक है? सो अपन बात करने वाले बच्चों इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के बारे में। इसका मतलब क्या होता है, ठीक है ना? इसका मतलब क्या होता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? होमवर्क नहीं करता है तो उस दिन डिस्कशन नहीं होता है। अच्छा। शीट का डिस्कशन कल करेंगे अपन ना। कल करेंगे शीट का डिस्कशन। कल हमारा डीसीएस है ना, डीसीएस मैं बता चुका हूं आपको ना। सबसे पहली बात बच्चों, अगर आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के बारे में बात कर रहे हो तो आपके पास मोर देन वन रेजिस्टेंस का एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए। देयर मस्ट बी कॉम्बिनेशन ऑफ सम रेजिस्टेंसेस। सो मैंने एक इमेजिनरी ऐसे बॉक्स टाइप का बना दिया। मैंने कहा ये एक इमेजिनरी बॉक्स है बच्चों। एक वायर ऐसे करके बाहर निकला हुआ है, एक वायर बच्चों बाहर निकला हुआ है, और इसके अंदर तमाम रेजिस्टेंसेस लगे हुए हैं। पता भी नहीं कर पा रहा हूं कि कौन किससे जुड़ा हुआ है। तमाम रेजिस्टेंसेस लगे हुए हैं, ठीक है ना? आपको बच्चों ये गिवन होता है कि दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी। और भी बना सकते हो आप ना, आपकी मर्जी है इसमें ना। जितने रेजिस्टेंस बनाना चाहो बनाते जाओ। ओ मैं इसको सॉल्व नहीं करने वाला, ठीक है? ये तो मैं बस तुम्हें डराने के लिए बना दिया हूं, ठीक है? और बना लो, अपनी मर्जी है, अपना घर की सरकार है, क्या फर्क पड़ रहा है? बनाते जाओ। तमाम लगे हुए हैं, मतलब ना इनका कोई तोड़ नहीं है। इतने सारे रेजिस्टेंस आपने यहाँ पे लगा रखे हैं, ठीक है? इतने सारे रेजिस्टेंस लगा रखे हैं। आप चाहते हो इसका इक्विवेलेंट पता करना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस? इक्विवेलेंट का मतलब होता है बच्चों, आप इस पूरे कॉम्बिनेशन को एक अकेले रेजिस्टेंस से रिप्लेस करना चाहते हो। आप क्या करना चाहते हो? इस पूरे कॉम्बिनेशन को एक अकेले रेजिस्टेंस से रिप्लेस करना चाहते हो, और वो अकेला रेजिस्टेंस इस पूरे कॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टीज या पूरे कॉम्बिनेशन की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज को, मतलब एक तरीके से इस पूरे कॉम्बिनेशन में जितना पावर आना चाहिए, इस पूरे कॉम्बिनेशन को बैटरी से कनेक्ट करने पे जितना करंट आना चाहिए, वो अगर करंट, वो पावर अगर इस अकेले रेजिस्टेंस के अक्रॉस आ रही है सेम बैटरी से कनेक्ट करने पे, तो दैट अकेला रेजिस्टेंस इज कॉल्ड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन। क्या ये समझ में आया कि अगर आप इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दो, सपोज करो वो बैटरी कोई भी हो सकती है, कुछ कितनी भी वोल्ट की, मान लो तुमने 20 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिया, एंड इफ यू नो कि द करंट फ्लोइंग इन दिस सर्किट इज 1 एम्पियर या 2 एम्पियर, अगर इसमें 2 एम्पियर करंट जा रहा है, आपने 20 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया, 2 एम्पियर का करंट अगर इसमें फ्लो कर रहा है,
तो आप बोलोगे कि सर अगर मैंने 10 ओम के रेजिस्टेंस के अक्रॉस अगर सेम बैटरी कनेक्ट की होती, 20 वोल्ट की बैटरी अगर मैंने 10 ओम के अक्रॉस अगर कनेक्ट की होती, तो इसमें भी करंट जो जाता वो 2 एम्पियर के बराबर ही जाता। मतलब ये हुआ कि ये जो पूरा अटरम झटरम जो आपने यहां पे लगा रखा है उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 10 ओम हो गया। मतलब ये पूरा कॉम्बिनेशन जो है 10 ओम के रेजिस्टेंस की तरह बिहेव कर रहा होगा, तभी तो 20 वोल्ट की बैटरी लगाने पे 2 एम्पियर करंट आ रहा है। ये समझ में आया भाई? ये समझ में आया? तो अगर आपको किसी भी गंदे से गंदे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता करना है, तो आपको सामने वाले से दो चीजें मांगनी है। वो दो चीजें क्या मांगनी है? एक ऐसी बैटरी जिसका ईएमएफ पता हो आपको। एक मांगना है बच्चों एमीटर, जो कि आपको करंट बता दे कि इस बैटरी को लगाने पे इन दोनों टर्मिनल को जोड़ने पे कितना करंट यहां पे फ्लो कर रहा है। अगर आपने करंट लिख लिया, अगर आपको करंट एमीटर ने बता दिया एंड बैटरी का ईएमएफ अगर आपको पता है, तो बच्चों आर इक्विवेलेंट जो आएगा V डिवाइडेड बाई आई के बराबर आएगा या नहीं आएगा? जो बैटरी आपने लगाई है दैट डिवाइडेड बाई करंट जो वो बैटरी फ्लो करा रही है। क्या ये समझ में आ गया आप लोगों को? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, नाम इसका नाम इक्विवेलेंट क्यों बोल रहे हैं, उसका इक्विवेलेंट क्यों बोल रहे हैं भाई? ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? कोशिश करना कि बैटरी मेरी उम्र के बराबर, मतलब जो मेरी एज है उसके हिसाब से लगा लेना 20 वोल्ट की, ठीक है? नंबर सेम रहना चाहिए। तो मुझे आदत है, एक बच्चा बोलता है सर 20 वोल्ट ही क्यों लगाई, तो 20 वोल्ट यार मुझे अच्छा लगता है नंबर ना, इस वजह से मैं 20 लगा देता हूँ। मेरी एज के आसपास वाला नंबर है, तो हम क्या करते हैं इस 20 को यूज करेंगे। ऐसा कोई जरूरी नहीं, आप अपनी एज के हिसाब से भी बैटरी लगा सकते थे, 18 19, ठीक है, 18 वोल्ट की 19 वोल्ट की भी लगा सकते थे, लेकिन मुझे अच्छा लगता है 20। तो मैं 20 वोल्ट की बैटरी लगा के करंट पता कर लेता हूँ, इस वोल्टेज की जगह पे 20 रख देता हूँ और जो करंट आया होता है उससे डिवाइड कर देता हूँ, मेरे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाता है 96। अच्छा साजिद अपनी उम्र मत बता, मेरी उम्र के हिसाब से तो मैं 20 वोल्ट ही लगाऊंगा ठीक है, जिसको प्रॉब्लम है रखो प्रॉब्लम मैं 20 वोल्ट की बैटरी लगाया करूंगा। द क्लोजेस्ट नंबर टू माई एज इज 20 वोल्ट। क्लोजेस्ट इंटीजर बोलो, ठीक है? सो भाई यहां से आ जाएगा, ठीक है? हाँ, तो आप 20 वोल्ट की बैटरी लगा के इस क्वेश्चन को देखो, लोगों में जलन हो रही है, पसंद ही नहीं कि सर की उम्र 20 साल कैसे हो गई पसंद ही नहीं है लोगों को। खैर, ऐसे जलने वाले लोग आपको हर जगह मिलते रहेंगे, आपको उनकी तरफ इतना ज्यादा ध्यान नहीं देना है, ठीक है भाई? सो जब भी ऐसा सर्किट हो बच्चों, कितना भी गंदा सर्किट हो, अगर आपके सारे मेथड फेल हो जाए, तो आपको एक 20 वोल्ट की बैटरी अपनी तरफ से लगा के उस बैटरी की वजह से फ्लो होने वाला करंट कैसे पता करोगे? केवीएल, केसीएल, नोडल एनालिसिस, इन सारे मेथड्स को यूज करके आप कैसे भी करंट पता कर लो और 20 डिवाइडेड बाय दैट करंट करके आप क्या कर लोगे? आप लिख दोगे कि पूरा कॉम्बिनेशन इतने रेजिस्टेंस की तरह बिहेव कर रहा है। क्या ये समझ में आ गया आप लोगों को? ठीक है भाई, ये समझ में आ गया? चलिए, सो मैंने आप लोगों को कल एक घर से करने के लिए क्वेश्चन दिया था एंड यू ऑल नो कि दैट वाज द अनबैलेंस्ड बीट स्टोन ब्रिज। सबको पता है यार, अब तुम 12th पास तो करके आए हो। तो मैंने जो कल आपको क्वेश्चन दिया था, एक तरीके से मैंने अनबैलेंस्ड बीट स्टोन ब्रिज आपको सॉल्व करना सिखा दिया। तो देखते भाई क्वेश्चन क्या था और उसको कैसे सॉल्व करेंगे अपन जो है। सो मैंने यहां पे 20 वोल्ट की बैटरी लगाई थी, एक मिनट ना डायग्राम बना लेने दो। 2.8 एम्पियर आ रहा है आप लोगों का आंसर? ओके, मतलब हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में स्टार्टिंग ही एकदम टॉप से कर दी, अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज का ही इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड कर लिया।
सो मेरे को जल्दी से बताते जाओ, ये शायद 10 ओम था, ये वाला 5 ओम था, और ये वाला भी शायद 10 ओम था। ये 10 था ना, और ये वाला बच्चों 5 ओम था, और ये वाला 10 ओम था, ये 10 ओम था। 20 वोल्ट की बैटरी लगाई। अगर मुझे बच्चों ये करंट पता लग जाए तो क्या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं कि इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता कर सकता हूं? आप बोलोगे सर कैसे? मैं कहूंगा कि इक्विवेलेंट का मतलब होता है कि पूरे सर्किट को एक अकेले रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दो, यही होता है ना इक्विवेलेंट का मतलब। तो आपने यहां पे बैटरी लगाई 20 वोल्ट की, अगर ये अकेला रेजिस्टेंस आई करंट फ्लो करा रहा है तो ये बच्चों अकेला रेजिस्टेंस इस कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट कहलाएगा। जैसे तुम्हारा आंसर क्या आया है, तुम्हारा आंसर आई कितना आ रहा है बच्चों? 2.8 बता रहे हो ना तुम, 2.8 एम्पियर। तो 20 वोल्ट की बैटरी लगाने पे अगर 2.8 एम्पियर करंट अगर कोई फ्लो करा रहा है तो आर क्या रहा होगा बच्चों? अरे V इक्वल टू आई आर लिखोगे ना, तो V डिवाइडेड बाई आई के बराबर 20 डिवाइडेड बाई 2.8, तो 5 डिवाइडेड बाई 0.7, 50/7, 50/7 विल बी द आंसर। ये बच्चों इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया। किसका आया? अनबैलेंस्ड बीट स्टोन ब्रिज का। दिस इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ अनबैलेंस्ड बीट स्टोन ब्रिज। मैं निकालना सिखा रहा हूं, मैं आई निकालना सिखा रहा हूं, टेंशन मत लो। मैं तो तुम्हारे वाले क्वेश्चन से आंसर बता रहा हूं कि हाउ यू कैन फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ अनबैलेंस्ड बीट स्टोन ब्रिज। ठीक है, सबका आंसर अलग अलग आ रहा है। चलो, तो मैं आपके वाले आंसर को कंसीडर नहीं कर रहा हूं। सो बच्चों, मैंने तुम्हें कई सारे मेथड सिखाए थे पिछली क्लास में ना। एक एक तो मैंने तुम्हें बताया था कि आप जो है कौन कौन से मेथड से सॉल्व कर सकते हो इस क्वेश्चन को। केवीएल लगा सकते हो, आप केसीएल लगा सकते हो, है ना। आपको ये मेथड सिखाया ना मैंने, नोडल एनालिसिस। अब बच्चों, केसीएल और नोडल एनालिसिस एक ही तरीके से चलते हैं दोनों। आपने एक जगह पर जीरो पोटेंशियल मान लिया, क्या यहाँ पे बीच में कुछ लगा हुआ है? नहीं। पोटेंशियल क्या होगा? जीरो। क्या यहाँ पे कुछ लगा हुआ है? नहीं, जीरो। क्या यहाँ पे कुछ लगा हुआ है? नहीं, जीरो। यहाँ पे भी कुछ भी नहीं है, जीरो, जीरो, 20। यहाँ का 20 हो जाएगा। इधर गया बच्चों में, यहाँ तक 20 होगा हर जगह पे, 20 यहाँ पे भी कुछ है ही नहीं बीच में, तो 20 आप मान सकते हो। बीच में कुछ भी नहीं है, 20 वोल्ट हो जाएगा बच्चों, ऐसे करके हो जाएगा। मैं यहाँ का पोटेंशियल नहीं लिख पा रहा हूं, मैं यहाँ का पोटेंशियल नहीं लिख पा रहा हूं। मैं यहाँ का एक्स मान लू बच्चों, यहाँ का वाई मान लू। दोनों जगह का नहीं लिख पा रहा था, एक्स और वाई मान लिए। ये वाला करंट बच्चों मैंने I1 माना, ये वाला करंट मैंने बच्चों I2 माना। तो ऐसे करके I1 आ रहा होगा यहाँ पे, I1। इधर मैंने I3 मान लिया, इधर बच्चों मैंने I4 मान लिया। अब इधर से I3 आया, इधर से I2 आया, तो इधर I5 मान लिया मैंने। दो जगह जंक्शन लॉ लगा दूं, क्योंकि मेरे पास दो ही अननोन है। कौन कौन? एक्स और वाई। अगर एक्स और वाई पता लग जाएंगे तो I1 I2 लिखना मेरे लिए आसान हो जाएगा। मुझे सिर्फ दो जगह जंक्शन लॉ लगा देना है बच्चों, ठीक है। तो मैंने यहां पे देखा बच्चों, इस जगह पे जंक्शन लॉ, इस जगह पे अगर मैं जंक्शन लॉ देखूं पहले वाले पॉइंट पे, तो मैं क्या बोलूंगा कि I1 करंट आ रहा है, I1 करंट आ रहा है बच्चों, और वो ऐसे बढ़ जा रहा है, I3 प्लस का I4 हो जा रहा है, ऐसे लिख दूंगा, I3 प्लस का I4। अब I1 लिख रहा हूं बच्चों, ऐसे माना मैंने इधर से आता हुआ, इधर से, तो ये हायर रहा होगा, ये लोअर रहा होगा। I1 आएगा बच्चों 20 माइनस का x डिवाइडेड बाई 10। I3 किधर माना है? ऐसे, मतलब x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 10। I4 किधर माना है? इधर, x माइनस 0 डिवाइडेड बाई 5। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और 2 से नीचे डिवाइड कर दूं, तो नीचे नीचे वाला सब कट जाएगा। हाँ जी, तो देखो ये कुछ आ रहा होगा तुम्हारे पास बच्चों, 2 और एक 3 और एक 4, 4x माइनस का y इक्वल टू 20। एक इक्वेशन आ गई हमारे पास। दूसरी को यहां से लिखूंगा मैं ऐसे करके, I2 प्लस I3।
ऊपर से i3 आ रहा है, इधर से i2, और ये इधर निकल के जा रहा है i5। i2 की वैल्यू लिख रहा हूं बच्चों मैं, यहां से ऐसे जा रहा है 20 माइनस वाई डिवाइडेड बाई 5, वो ऊपर से आ रहा है x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू, ये इधर से जा रहा है बच्चों ऐसे y माइनस 0 डिवाइडेड बाई 10। जो तुमने मान रखे ना बच्चों करंट की डायरेक्शन के हिसाब से लिखना है इसको। 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यहां पे आ जाएगा तो 40 आ जाएगा, इज इक्वल टू माइनस का 2y प्लस का y, तो इधर आएगा बच्चों 4y माइनस का x, 4y माइनस x और 4x माइनस का y इज इक्वल टू 20। ये दो इक्वेशन आ गई। अगले पेज पे इन इक्वेशंस को लिख लेते हैं बच्चों। 4y माइनस x इज इक्वल टू 40 और 4x माइनस का y इज इक्वल टू 20। एक काम करो, इसको मल्टीप्लाई कर दो 4 से और ऐड कर दो, 16x माइनस x इज इक्वल टू 80 और 4 120 आ जाएगा, 15x इज इक्वल टू 120, और ये तो कटेगा, x इक्वल टू 8 आ जाएगा। अरे 8 आ गया, x की वैल्यू बच्चों 8 के बराबर आ गई, 8 वोल्ट। इस 8 को ले जाके यहां पर पुट कर दो, 4y इक्वल टू 48, y इक्वल टू 6 आ गया, और जैसे y इक्वल टू 6 आ गया है, ओ गड़बड़ कर दी गया, 12, वो 12 वोल्ट आ जाएगा। y आ गया बच्चों। क्या मैं i1 लिख सकता हूं अगर ये 8 वोल्ट के बराबर है और ये 12 वोल्ट के बराबर है? हाँ भाई i1 20 माइनस 8 डिवाइडेड बाई दिस 1.2 एम्पियर। i2 बच्चों 20 माइनस 12 डिवाइडेड बाई दिस 8/5 कितना होता है? 1.6 एम्पियर। मतलब जो बच्चे इसको 2.8 बोल रहे थे वो सही बोल रहे थे। 2.8 एम्पियर आ जाएगा, ठीक है भाई। अच्छा बच्चों i5 की वैल्यू पता करना, i5 की वैल्यू कितनी आ रही है? i5 12/10 1.2 एम्पियर। और देखो बच्चों इसकी वैल्यू देखना, i4 की वैल्यू कितनी आ रही है? i4 1.6 एम्पियर। एक चीज और समझ में आ गई, इधर से 1.6 आ रहा था, इधर से 1.6 निकल रहा है, इधर से 1.2 आ रहा था, इधर से 1.2 निकल रहा है। मतलब ये कुछ सिमेट्री टाइप की दिखाई दे रही है, तो मैं क्रॉस सिमेट्री, तो आगे से तुम्हें कुछ ऐसी क्रॉस सिमेट्री दिखाई देना, अब इसको मैं दोबारा नहीं बताऊंगा, समझ गए? मतलब क्रॉस सिमेट्री में आगे जब कभी कोई क्वेश्चन आएगा तो मैं डायरेक्ट सॉल्व करूंगा, इधर आई मानूंगा तो इधर आई मानूंगा, मतलब इधर i1 मानूंगा तो इधर i1, और इधर i2 मानूंगा तो इधर i2। सो ऐसी सिमेट्री भी चलती है बच्चों, ठीक है भाई। तो क्रॉस सिमेट्री का भी तुम्हें आइडिया लग गया कि क्रॉस सिमेट्री में i2 की वैल्यू तो इधर आएगी ना, देखिए i2 यहां से यहां तक का करंट है, तो 20 माइनस का 12 डिवाइडेड बाई 5, 8/5 1.6, अरे 1.6 आ गया ना। हाँ क्रॉस में ऐसा होगा, क्रॉस सिमेट्री में जो करंट इधर से आ रहा है वो इधर से निकलेगा, जो इधर से आ रहा है वो इधर से निकलेगा, ठीक है भाई। क्लियर है भाई, ये समझ में आया? तो अब हमारे पास जो कैपिटल आई आया ना बच्चों, वो 2.8 एम्पियर के बराबर आ गया। अब अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन, आपको ये बैटरी नहीं दे रखी होती, आपसे बोला होता है कि व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन, तो आप बोलते हैं कि सर एक काम करते हैं 20 वोल्ट की बैटरी लगा लेते हैं। देखो तुम 20 की लगाओगे तो करंट अलग आएगा, तुम 40 की लगाओगे तो अलग आएगा, ठीक है। बैटरी अलग अलग लगाओगे बच्चों, अलग अलग आएगा, करंट जो है अलग अलग आएगा, ठीक है। अगर आप यहाँ 40 यूज करोगे करंट अलग आएगा, मतलब ये करंट इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस थोड़ी चेंज होगा इसका। अरे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या इस बैटरी पे डिपेंड करता है क्या? नहीं ना। अरे सर्किट का जब भी आपसे इक्विवेलेंट बोला होता है तो क्या आपको ये दे रखा होता है कि टर्मिनल के अक्रॉस कितना वोल्टेज लगाना है? नहीं, तो मतलब वो चेंज नहीं होगा, तो मतलब आपका इसके हिसाब से ये चेंज हो जाएगा अपने आप, दोनों अपनी ऐसे वैल्यू चेंज कर लेंगे कि ये वाली चीज कांस्टेंट रहे। तो आप बोलोगे सर इक्विवेलेंट का तो मतलब ये होता है कि आप इस पूरे सर्किट को एक अकेले रेजिस्टेंस से रिप्लेस करना चाहते हो, और अगर आप यहाँ पे 20 वोल्ट की बैटरी लगा रहे हो
तो हमें ऑलरेडी ये पता है कि यहाँ पे जो करंट फ्लो कर रहा है वो 2.8 एम्पियर के बराबर करंट फ्लो कर रहा है। आपसे ये पूछा है आर इक्विवेलेंट, तो आप लिख दोगे आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाई 2.8 ओम के बराबर आंसर आ जाएगा। सो डिड यू गेट इट? ठीक है। मैक्सिमम देखो, वेरिएबल मैक्सिमम ऐसा कुछ नहीं है, वो तो इसमें दो ही जगह थी जहां पे मैं पोटेंशियल नहीं लिख पा रहा था, बाद बाकी जगह मैं लिख पा रहा था। तो मैंने केसीएल यूज किया एक तरीके से ना, केसीएल किरचॉफ्स करंट लॉ यूज कर लिया, सॉल्व हो गया। ठीक है भाई, सेम तरीके से कर लिया आपने। ओके अच्छा, नेक्स्ट नेक्स्ट पे आगे नेक्स्ट मूव करते हैं बच्चों। चलो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सो मजाक मजाक में हम लोगों ने अनबैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज सॉल्व करना सीख लिया। नेक्स्ट आ जाओ भाई। और देखो बच्चों, इक्विवेलेंट की कहानी और थोड़ी बढ़ाते हैं आगे ना। एक मिनट ना, एक बच्चों यहां पे एक स्फीयर है, कंडक्टिंग स्फीयर। ठीक है भाई, ये क्या है? कंडक्टिंग स्फीयर है। इसकी सराउंडिंग में रो रेजिस्टिविटी का सराउंडिंग दे रखा है। रेजिस्टिविटी बच्चों रो के बराबर दे रखी है इसकी सराउंडिंग की। ठीक है, सराउंडिंग की रेजिस्टिविटी कितनी दे रखी है? रो के बराबर। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इज इक्वल टू 1 ही लेना है। के इज इक्वल टू 1 के बराबर ही लेना है बच्चों। फाइंड दी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सराउंडिंग या ऑफर्ड बाई सराउंडिंग मीडियम। इन्फिनिटी तक आपने इसकी सराउंडिंग को, इन्फिनिटी तक आपने यहां पे मटेरियल फिल किया हुआ है, और जिसकी रेजिस्टिविटी बच्चों रो के बराबर दे रखी है, और जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है के इक्वल टू 1 के बराबर दे रखा है, और आपको इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है पूरे सराउंडिंग का। और लैंग्वेज में थोड़ी सी बता देता हूं ना, लैंग्वेज और मैं थोड़ी सी बता देता हूं।
चलिए भाई, मतलब ऐसा ही है कुछ ना। हाँ जी, तो यहां पे बच्चों, अगर आप इसको कोई भी चार्ज दोगे तो करंट फ्लो करेगा, इन्फिनिटी तक जाएगा बच्चों, करंट फ्लो करके इन्फिनिटी तक जाएगा। हाँ जी, तो कितना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा उसका, दैट वी हैव टू फाइंड। व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, दैट वी हैव टू फाइंड। आर इज द रेडियस ऑफ दिस। लीकेज होगी ना इसके चार्ज की, लीकेज होगी ना इसके चार्ज की। अच्छा ये बताओ कि कंडक्टर के ऊपर अगर आपने क्यू चार्ज दे दिया, मीडियम अगर पुअरली कंडक्टिंग मीडियम है, रो रेजिस्टिविटी दे रखी है, यूनिफॉर्म है मीडियम पूरा इन्फिनिटी तक, तो चार्ज लीक होकर इन्फिनिटी में भागेगा। चार्ज अगर लीक हो सकता है तो इन्फिनिटी में भागेगा। तो जो इसका सराउंडिंग मीडियम है वो कितना रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा होगा, दैट रेजिस्टेंस वी हैव टू फाइंड। इसका सराउंडिंग मीडियम कितना रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा होगा, वो हमें रेजिस्टेंस बताना है। समझ में आया कि अगर एक कंडक्टर को क्यू चार्ज दे दिया, आर रेडियस के कंडक्टर को, उसके सराउंडिंग को आपने पुअरली कंडक्टिंग मीडियम से फिल कर दिया, तो इसका चार्ज लीक होगा, इन्फिनिटी में भाग के जाएगा। तो एक तरीके से करंट फ्लो हो रहा होगा सराउंडिंग में, करंट फ्लो हो रहा होगा, चार्ज का फ्लो हो रहा है तो करंट का फ्लो हो रहा है, सिमेट्रिकली फ्लो होगा। क्या आप इसको फील कर पा रहे हो अब आप जो है? तो जो इसका जो सराउंडिंग होगा वो टोटल कितना रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा होगा, इसका सराउंडिंग कितना रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा होगा, दैट रेजिस्टेंस वी हैव टू फाइंड। लीकेज क्यों हो रही है कि अगर आप जो है मीडियम ऐसा दे देते हो जो चार्ज को मतलब कनेक्ट कर दिया एक तरीके से आपने इन्फिनिटी को, इन्फिनिटी को इससे कनेक्ट कर दिया। मीडियम फिल करने का मतलब क्या है कि इन्फिनिटी और कंडक्टर को आपने डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया। पुअर कंडक्टर है ना वो सराउंडिंग मीडियम जो है, सराउंडिंग मीडियम इज पुअरली कंडक्टिंग मीडियम, सराउंडिंग इज पुअरली कंडक्टिंग। तो कंडक्ट तो कर सकता है लेकिन ऐसा नहीं एक साथ सारा भेज दे, नहीं। ओके, चलो बच्चों डिस्कस करते हैं। अगर मैं कहूं किसी टाइम पे इस पे क्यू चार्ज होगा, अगर मैं कहूं किसी टाइम पे इस पे क्यू चार्ज होगा, ये सारे वॉल्व वाले चल रहे हैं ना है ना। अगर मैं कहूं किसी टाइम पे इस पे क्यू चार्ज होगा, तो तुम ये देख रहे हो यहां से चार्ज लीक हो रहा होगा और यूनिफॉर्मली लीक हो रहा होगा। हाँ भाई, यूनिफॉर्मली लीक हो रहा होगा तो एक करंट आ जाएगा यहाँ पे। हाँ भाई, करंट क्या होता है, आई की वैल्यू माइनस का dq बाई dt होगी या नहीं होगी? अरे करंट इस चार्ज घटा रहा होगा, करंट जो आ रहा है, जो भी आ रहा है, टोटल करंट जो आ रहा होगा, टोटल इससे जो निकल के जा रहा होगा इन्फिनिटी पे। एक टर्मिनल तो हो गया बच्चों इन्फिनिटी, एक टर्मिनल हो गया ये कंडक्टर, ठीक है ना। मतलब अगर आप इसको ए बोल दो, इसको बी बोल दो, तो यहां से इस कंडक्टर से करंट निकल के इन्फिनिटी पे जा रहा है, तो बीच वाला मीडियम एक रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा होगा। हाँ भाई, बीच वाला मीडियम एक रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा होगा। करंट यहां से निकल के जा रहा है ना इन्फिनिटी पे, मतलब मैंने उसको थोड़ा सा पॉइंट करके दिखा दिया है। अरे वो जो इन्फिनिटी थी उसको एक पॉइंट रख दिया जो कि जीरो पोटेंशियल पे। अगर मैं इस कंडक्टर का पोटेंशियल लिख लूं बच्चों, और इस कंडक्टर का पोटेंशियल तो मुझे पता है कितना होगा, के क्यू डिवाइडेड बाई आर के बराबर होगा या नहीं होगा? तो व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस फ्रॉम ईयर टू ईयर? पोटेंशियल डिफरेंस इज के क्यू डिवाइडेड बाई आर, ये है ना पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा, रेजिस्टेंस को बच्चों आर नॉट लिख रहा हूं मैं, ठीक है, क्योंकि आर ऑलरेडी मैं यहां पे यूज कर चुका हूं। तो के क्यू डिवाइडेड बाई आर इज द पोटेंशियल
and that potential divided by R naught must be the current. ये ऐसा आना चाहिए भाई, ऐसा आना चाहिए, KQ डिवाइडेड बाई R डिवाइडेड बाई R नॉट मस्ट बी द करंट। अरे कंडक्टर का कुछ पोटेंशियल होगा तभी तो, अरे पॉजिटिव चार्ज लोअर पोटेंशियल पे रहना पसंद करता है, तो इन्फिनिटी की तरफ चार्ज भागेगा, यहां से निकल निकल के इन्फिनिटी में भागेगा भाई, ठीक है। तो बीच वाला मीडियम कुछ रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा होगा। ओके, ये आ गया, अभी तो ये आया हमारे पास, ये आया एक तो अभी तो हमारे पास ना। दूसरा अभी खत्म नहीं हुआ है क्वेश्चन, हाउ वी विल फाइंड दिस करंट, हाउ वी विल फाइंड दिस करंट। तो हम क्या करेंगे बच्चों, एक इमेजिनरी क्रॉस सेक्शन ले लेंगे यहां पे, इसके जस्ट बाहर, इसके जस्ट बाहर एक इमेजिनरी मैंने क्रॉस सेक्शन ले लिया, जस्ट बाहर। क्या मैं यहां का इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकता हूं बच्चों इस जगह का, के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ये होता है। और किसी ने बताया था इक्वल टू रो इनटू जे होता है, किसी ने पढ़ाया था बच्चों, इक्वल टू रो इनटू जे। और जे होता है बच्चों अगर टोटल करंट आई निकल रहा है तो वो 4 पाई आर स्क्वायर एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होगा। एरिया कितना होगा, जो करंट निकल रहा होगा वो सब तरफ निकल रहा होगा, तो वो जो क्रॉस सेक्शन लिया है, जो उस पूरे क्रॉस सेक्शन से करंट निकल के जा रहा होगा, इससे कट जाएगा। आई की वैल्यू कितनी आ गई, एक तो के को एप्सिलॉन नॉट रख दो यहां पे और 4 पाई को उड़ा दो, ठीक है भाई, 4 पाई को उड़ा दो, तो आई की वैल्यू कितनी आ गई तुम्हारे पास, क्यू डिवाइडेड बाई रो एप्सिलॉन नॉट के बराबर। हाँ भाई, आई की वैल्यू यहां से, अरे आई की वैल्यू यहां से आ गई, इसको ले जाके यहां पर रख दूं मैं, के क्यू डिवाइडेड बाई आर इंटू आर नॉट इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई रो एप्सिलॉन नॉट। क्यू से बच्चों क्यू कट जाएगा एंड वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इज इक्वल टू के की जगह रख देना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो रो डिवाइडेड बाई 4 पाई आर विल बी द आंसर। आर ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कट जाएगा वैसे भी ना, यहाँ पे अगर तुम स्मॉल आर ले लोगे ना, स्मॉल आर का स्क्वायर, तो यहाँ पे भी तो स्मॉल आर का स्क्वायर आएगा, फिर वो कट जाना है, वो वैसे भी करंट उस पर डिपेंड ही नहीं करेगा। वैल्यू ऑफ आई नहीं समझ भाई, इक्वल टू रोजा फॉर्मूला याद है, करंट जो निकल रहा होगा वो यूनिफॉर्मली निकल रहा होगा, यूनिफॉर्मली निकल रहा होगा। आपने एक क्रॉस सेक्शन ले लिया सिमेट्रिक, जिसमें करंट डेंसिटी सेम हो, करंट डेंसिटी सेम हो, स्मॉल आर रेडियस का आपने क्रॉस सेक्शन ले लिया, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, उस क्यू चार्ज की वजह से के क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया इक्वल टू रो इनटू जे, पढ़ाया था, जे क्या होता है, टोटल करंट डिवाइडेड बाई क्रॉस सेक्शन एरिया। ये समझ में आया भाई आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन। सर रो तो स्फीयर का लेते हैं, नहीं मीडियम का लेते हैं, जिससे मीडियम जिससे जिससे करंट फ्लो कर रहा है ना, उस मीडियम का होता है रो, ठीक है भाई। सो दिस इज वन फर्स्ट क्वेश्चन, मतलब मैंने तुम्हें इक्विवेलेंट वाले क्वेश्चन ही करा रहा हूं। ये टॉपिक का नाम क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तुम्हारे पास दो टर्मिनल होते हैं, एक ये एक ये। इफ यू नो द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ दीज टू टर्मिनल्स, if you know the potential difference of these two terminals and you know the current flowing between both, so that potential difference divided by current is the equivalent resistance। तो क्या आप अब इसको विजुलाइज कर पा रहे हो कि यहाँ पे दूसरा टर्मिनल कहाँ है, इन्फिनिटी। यहाँ पे दूसरा टर्मिनल कौन है, इन्फिनिटी। पहला टर्मिनल कौन है, ये कंडक्टर। कंडक्टर से सिमेट्रिकली चार्ज इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो जो बीच वाला जो मीडियम है ना, उसका रेजिस्टेंस बताना था मेरे को। तो मुझे इन्फिनिटी का पोटेंशियल पता है 0, मुझे इस कंडक्टर का पोटेंशियल पता है के क्यू डिवाइडेड बाई आर, के क्यू डिवाइडेड बाई आर माइनस 0, दिस द पोटेंशियल डिफरेंस। के 1 दिया था इसलिए मैंने यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट लिया है, ये के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 दे रखा था इसलिए एप्सिलॉन नॉट लिया, नहीं तो मुझे इस मीडियम की परमिटिविटी लेनी पड़ती। समझ में आया भाई यहां तक, के का वैल्यू 1 लिया, नहीं तो यहाँ एप्सिलॉन आर लेना पड़ता।
सर इक्वल टू रोजे का एप्लीकेशन दे, ठीक है भाई। अच्छा अच्छा बच्चों, कई बार ये चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम पूछा होता है आपसे। ये जेई एडवांस में भी रिसेंटली आया था, चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, क्योंकि टाइम के साथ चेंज हो रहा होगा ये चार्ज। अरे टाइम के साथ चेंज हो रहा होगा ना, ऐसे अगर आपको इनिशियली क्यू नॉट दे दिया तो बच्चों यहाँ पे आई की जगह पे बस आपको ये माइनस का डी क्यू बाई डी टी ला के रख देना था। आई की जगह पे माइनस का डी क्यू बाई डी टी ला के रख देना था। तुम्हें पता है रेजिस्टेंस तो मीडियम का फिर सेम ही रहेगा। यहाँ पे चार्ज कितना है, क्या उससे इस मीडियम को फर्क पड़ रहा है क्या? तो ये चीज तो मैं कैलकुलेट नहीं करनी थी, इसको कांस्टेंट मान लेना था। और फिर वो डी क्यू बाई डी टी यहाँ पे लाके रखते, आप उसको इंटीग्रेट करते और तुम्हारे पास चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम भी आ जाता। मतलब अगर आपसे कभी पूछा जाए इसका चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो के क्यू डिवाइडेड बाई आर नॉट, ये रेजिस्टेंस है, इंटू आर इज इक्वल टू माइनस का डी क्यू डिवाइडेड बाई डी टी। सो माइनस का डी क्यू डिवाइडेड बाई क्यू इज इक्वल टू सम कांस्टेंट लिख दो इस सबको मैं मिला के, डी टी इंटीग्रेट एल एन क्यू डिवाइडेड बाई क्यू नॉट इज इक्वल टू सी नॉट टी, या माइनस आ जाएगा Q इज इक्वल टू क्यू नॉट ई की पावर माइनस का सी नॉट टी। सो तुम लोग तो ड्रॉपर हो, तो डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर आप लोगों ने पढ़ी होगी शायद। आज मुझे लग रहा है कि आज काफी बच्चे परेशान हो जाएंगे। कुछ पढ़ा है ऐसा? क्या आता है Q? क्यू नॉट ई की पावर माइनस का टी बाई टाउ। सो कैपेसिटर में भी क्या होता है, कंडक्टर ही होते हैं, ये कंडक्टर, उनके बीच में रेजिस्टेंस लगा देते हैं, एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर पर चार्ज जा रहा होता है। तो ये एक कंडक्टर, एक इन्फिनिटी पे प्लेट मान ली हमने दूसरी। इंटीग्रेशन से हो गया, मतलब लाइक आप उसको रिलेट भी कर सकते हो। इंटीग्रेशन से हो गया ना, ठीक है। एक और क्वेश्चन कराऊं, एक और कराऊं। फिर अपन वो सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन पे आएंगे वापस ना, छोटे छोटे वाले ना, वो भी करेंगे अपन जो है। वन मोर क्वेश्चन, टू मेटल बॉल्स ऑफ, ये तुम्हारे इरडोव का है, ठीक है। टू मेटल बॉल्स ऑफ द सेम रेडियस, ऑफ द सेम रेडियस ए आर लोकेटेड, उसमें भी पिछले वाले में हमने रेडियस ए मान ली होती ना तो कंफ्यूजन नहीं रहता, वो कैपिटल आर और आर नॉट में कंफ्यूजन हो रहा है ना। लोकेटेड इन अ होमोजेनियस पुअरली कंडक्टिंग medium between the walls provided that medium with resistivity rho, find the resistance of the medium between the balls, find the resistance of the medium find the resistance of the medium between the balls provided that the separation between them is very large, provided that the separation between them is very large। करो भाई। ऐसा एग्जाम में आता है तो वहां नहीं बनता है, इसकी थॉट कैसे डेवलप करें। देखिए एक दिन में डेवलप नहीं होती,
अब सिमिलर टाइप की चीजों के साथ जब फाइट करते हो तो तुम उनके बारे में सोचना चालू कर देते हो। तो मैं करा रहा हूं ना तुम्हें, ठीक है ना? करो भाई, इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करो। दो मेटल बॉल है ऑफ द सेम रेडियस ए आर लोकेटेड बिटवीन दी located in a homogeneous poorly conducting medium with resistivity rho medium। हाँ, आइडेंटिकली हो गई ना, रेडियस सेम हो गई। चार्ज तो देना पड़ेगा ना, तभी तो करंट फ्लो करेगा। अगर आप चार्ज ही नहीं दोगे तो करंट कहां से फ्लो करेगा? चार्ज देने पड़ेंगे ना आपको। इक्वल एंड अपोजिट दे दो। अरे एक से दूसरे पे चार्ज देखो, चलो पहले तुम इस चीज को समझो, इस चीज को विजुअलाइज करो कि बीच वाले मीडियम का रेजिस्टेंस बताना है, मतलब बीच वाले मीडियम से तुम्हें करंट फ्लो कराना है। बीच वाले मीडियम से तुम्हें करंट फ्लो कराना है। देयर मस्ट बी पोटेंशियल। पहले तो टर्मिनल तुम्हारे दिमाग में बनने चाहिए। व्हाट आर दोस टू टर्मिनल्स? किन के बीच में पूछा है तुम्हें? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, वो दोनों बॉल, मतलब दे बोथ आर द टर्मिनल्स। एक से निकलेगा दूसरे पे एंटर करेगा, कहीं और एंट्री नहीं करानी हमें, ठीक है ना? एक से निकालना है, दूसरे पे ही भेजना है, क्योंकि हमें इक्विवेलेंट उनके बीच में ही पूछा है। अगर थर्ड चीज आ गई ना, कभी भी तुम्हें ऐसा नहीं कि कभी तुम्हें ऐसा इक्विवेलेंट नहीं पूछा जाएगा बच्चों। कभी तुम्हें ऐसा नहीं पूछा जाएगा कि एक यहाँ लगा रखा है, एक यहाँ लगा रखा है, आपसे बोला व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, और ये ब्रांच ऐसे जा रही है कहीं, फिर नहीं। जितने भी होंगे वो सब फिर यहाँ से यहाँ खत्म होने चाहिए, वो बॉक्स के अंदर बंद होना चाहिए कहानी, और उससे सिर्फ दो फाइनली वायर आने चाहिए बाहर। दे विल बी द टर्मिनल। उसके अंदर चाहे कितने भी कुछ भी कर लो घुमा फिरा। समझ में आया भाई? करे भाई, डिस्कस करें। ये बाउंसर है आज के ना आपके। सो बच्चों, एक बॉल ये हो गई और एक बॉल ये हो गई। इस पे मैंने क्यू चार्ज मान लिया, इस पे माइनस क्यू मानना पड़ेगा। आप बोलोगे सर आपने बराबरी क्यों लिया? देयर इज एन रीजन बिहाइंड इट। आप बोलोगे सर आपने इसको नेगेटिव क्यों लिया, इसको पॉजिटिव क्यों लिया? क्योंकि बच्चों इससे करंट निकल रहा होगा। अगर आप इसके सराउंडिंग में, बिल्कुल इसके सरफेस से जस्ट बाहर, अगर आप एक ऐसा क्रॉस सेक्शन कंसीडर करोगे ना, तो जे बाहर की तरफ होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस मस्ट बी आउटसाइड। इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होना चाहिए, क्योंकि करंट यहां से निकल रहा है, जे बाहर है तो ई बाहर होना चाहिए, और इस पे वो करंट टर्मिनेट हो रहा होगा। कैसे भी घूम के आ रहा हूं बच्चों। एक मान लीजिए जैसे यहां पे वाटर का सोर्स होता है और एक बहुत दूर जाके एक होल होता है जिसमें वो निकलना था, तो वो चाहे किधर भी निकाल दो उसको, वो घूम फिर के उस होल में ही जाएगा। ठीक है भाई, ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? दे बोथ विल बिहेव लाइक टू टर्मिनल्स। एक ये हो गया और एक ये हो गया। इसको बी बोल दो, इसको ए बोल दो।
आप बोलोगे सर आपने माइनस क्यू क्यों लिया है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे भी अगर सेम क्रॉस सेक्शन लूंगा ना बच्चों, तो उसकी करंट अंदर की तरफ होगी, तो करंट डेंसिटी अंदर की तरफ होनी चाहिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ होना चाहिए, इसलिए माइनस होगा। और क्योंकि दोनों की रेडियस बराबर है बच्चों, दे बोथ हैव सेम रेडियस, तो जैसा करंट डेंसिटी यहां होगा, क्योंकि जितना करंट यहां से निकल रहा है उतना ही यहां पहुंच रहा होगा, मतलब करंट डेंसिटी जो यहां होगी सरफेस के पास वही यहां पे रही होगी, मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां होगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड यहां रहा होगा, मतलब इस पे अगर क्यू चार्ज माना है तो इस पे भी हमें क्यू ही मानना पड़ेगा, और बस माइनस का मानना पड़ेगा, क्योंकि करंट इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे अंदर की तरफ चाहिए यहाँ पे। क्या ये समझ में आया, एक पे प्लस क्यू और एक पे माइनस क्यू का माना मैंने। अब ये ऐसे हो गए बच्चों, इसका पोटेंशियल V पॉजिटिव है, इसका पोटेंशियल V नेगेटिव है, and there is some current flowing between both, and I have to find this resistance. I have to find this resistance. If I know this current, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी बच्चों V पॉजिटिव माइनस का V नेगेटिव डिवाइडेड बाई I। V पॉजिटिव कितना होगा इसका बच्चों, KQ डिवाइडेड बाई A, माइनस का माइनस KQ डिवाइडेड बाई A डिवाइडेड बाई I। दिस विल बी द रेजिस्टेंस। I की वैल्यू क्या होगी, I की वैल्यू दिस I की वैल्यू कैसे पता करते हैं बच्चों, करंट डेंसिटी से, वही। तुम बोलोगे सर आप इसके बिल्कुल पास में क्यों ले रहे हो, बड़ा क्यों नहीं ले सकते हम जो है, मैं बोलूंगा फिर भाई इसका इलेक्ट्रिक फील्ड आने लग जाएगा, लेकिन इनके बीच का डिस्टेंस मैंने बहुत ज्यादा माना है, इनके बीच का डिस्टेंस हमने बहुत ज्यादा माना है, तो अगर आप इसके जस्ट बिल्कुल पास में देखोगे तो इसका इफेक्ट नहीं होगा, वहां पर सिर्फ इसकी वजह से फील्ड होगा। वो फील्ड लाइन यहाँ से ऑलमोस्ट ऐसे निकल रही होगी, थोड़ी देर बाद तो वो ऐसे करके टर्मिनेट हो रही होगी ना इसके ऊपर, समझ रहे हो, ऐसे करके इसके जस्ट पास देखोगे ना तो वो सिर्फ इसी की होंगी। तो अब मैं लिखूं यहाँ पे ई सिर्फ एक ही का आएगा बच्चों, के क्यू डिवाइडेड बाई ए का स्क्वायर इज इक्वल टू रो इंटू जे, जे क्या होगा बच्चों, आई करंट मान लिया, डिवाइडेड बाई 4 पाई ए स्क्वायर, और ये जो क्रॉस सेक्शन होगा ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, आई की वैल्यू में ऊपर ले जाकर रख दो, तो आई की वैल्यू आ रही होगी बच्चों तुम्हारे पास क्यू डिवाइडेड बाई रो एप्सिलॉन नॉट। आई की वैल्यू को बच्चों यहाँ पे ले जाकर रख दो, यू विल गेट आर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए, ऊपर आ रहा होगा 2Q डिवाइडेड बाई Q रो इंटू एप्सिलॉन नॉट, Q से Q उड़ा दो, रो डिवाइडेड बाई 2 पाई ए। दोनों की वजह से, पहले तो दोनों के बीच का डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, और तुम इलेक्ट्रिक फील्ड उसके जस्ट बाहर लिख रहे हो, कंडक्टर के सरफेस के जस्ट बाहर। ये जो बच्चे बना के बैठे हुए ना, ये वॉल बैच में पड़े हुए हैं सारे के सारे ना, मतलब कुछ तो जो बना के बैठे हुए ना, प्रीतम प्रीतम जो हल्ला कर रहे हैं, ये सारे के सारे वॉल वाले हैं। ओके, आई वाला देखो, यहां से करंट निकल रहा है, तो तू अगर इसके जस्ट बाहर करंट डेंसिटी लिखेगा तो क्या लिखेगा, टोटल करंट आई निकल रहा है, और यहाँ पे जस्ट बाहर इसका एरिया क्या होगा, पूरा एरिया एनक्लोज करता हुआ, जिससे वो करंट बाहर जा रहा होगा, 4 पाई ए स्क्वायर के बराबर, आई डिवाइडेड बाई 4 पाई ए स्क्वायर इज द करंट डेंसिटी इनटू रो। ठीक है भाई, चलिए भाई चलो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आज के बाउंसर ज्यादा ही हो गए, 3 हो गए, पर मतलब तो मैंने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फील दिला दिया नहीं दिला दिया, ये बताओ मेरे को, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का। ओके, तो अब अपन जो है, अब पढ़ाई करते हैं। एक होता है बच्चों सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। सबका साथ सबका विकास वाला नारा याद है ना तेरे को मेरा,
भाई? बेटा बेसिक आना जरूरी है फिजिक्स के लिए। फिजिक्स आना जरूरी नहीं है, बेसिक आना जरूरी है। सीरीज कॉम्बिनेशन बच्चों, आप किसी भी रेजिस्टेंसेस के कॉम्बिनेशन को सीरीज कॉम्बिनेशन तब बोलते हो जब आप उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर पाओ। एक ये टर्मिनल बच्चों ए हो गया, ये टर्मिनल आपका बी हो गया, एंड देयर आर रेजिस्टेंसेस, दिस वन इज R1, दिस वन इज R2 एंड दिस वन इज R3। इन तीनों को अगर तुम सीरीज में बोल रहे हो तो बच्चों बीच में कहीं ब्रांचिंग नहीं होनी चाहिए। ऐसे अगर आपने कनेक्ट कर रखा है तो दिस कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन। बीच में ब्रांचिंग अगर हो गई, कोई यहां से ऐसे वायर निकल के चला गया और कई सर्किट में जुड़ रहा है, तो फिर ये सीरीज कॉम्बिनेशन नहीं कहलाएगा ए और बी के बीच में। अगर यहां से वायर निकल के चला गया बच्चों, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच वाले रेजिस्टेंस सीरीज में कहलाएंगे। जहां पे ब्रांचिंग नहीं है वो सीरीज में कहलाएंगे। ठीक है भाई? तो सीरीज कॉम्बिनेशन की सबसे पहली बात क्या है बच्चों? रेजिस्टेंस इस तरीके से होने चाहिए। अब अगर आप इस कॉम्बिनेशन को एक बैटरी से कनेक्ट कर दो तो इट देयर विल बी सम करंट इन दिस कॉम्बिनेशन। सो देयर विल बी सम करंट इन दिस कॉम्बिनेशन। और अगर सेम करंट अगर एक अकेला रेजिस्टेंस फ्लो करा रहा है, अगर सेम करंट एक अकेला रेजिस्टेंस अगर फ्लो करवा पा रहा है, तो वो अकेला रेजिस्टेंस बच्चों इस सीरीज कॉम्बिनेशन का क्या कहलाएगा? दैट अकेला रेजिस्टेंस ऑफ दिस सीरीज कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड, अगर आपने यहाँ पे ईएमएफ की बैटरी लगाई और अगर सेम करंट ये अकेला फ्लो करवा पा रहा है, तो ये इसका इक्विवेलेंट कहलाएगा। यही तो सिखाया मैंने तुम्हें। अच्छा बच्चों, अगर ऊपर वाले में तुम केवीएल लगाओ तो क्या लिखोगे तुम? ई माइनस का IR1 माइनस का IR2 माइनस का IR3 इक्वल टू 0। और नीचे वाले में क्या लिखोगे? सेम करंट होना चाहिए ऊपर वाले जैसा, ई माइनस का IR इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 0। क्या आप ये समझ रहे हो दोनों बराबर होंगे? क्या आप ये समझ रहे हो कि जो R इक्विवेलेंट होगा R1 प्लस R2 प्लस R3 के बराबर आ जाएगा, इसलिए इसको इक्विवेलेंट बोलते हैं। ठीक है? इसके बाद बच्चों इक्विवेलेंट की खास बात ये होती है कि इसके अक्रॉस जो ड्रॉप आ रहा होगा ना, उसको अगर मैं V1 बोलूं, इसके अक्रॉस जो ड्रॉप आ रहा होगा अगर उसको मैं V2 बोलूं, और इस वाले ड्रॉप को अगर मैं V3 बोलूं, तो V1 जो होगा बच्चों वो I इंटू R1 होगा। सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम रहता है, इस वजह से जो पोटेंशियल डिफरेंस आता है ना किसी भी आयत रेजिस्टेंस के अक्रॉस, बच्चों वो उसके रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। पावर जो आती है आयत के अक्रॉस, आई स्क्वायर आर, आई तो कांस्टेंट है, तो पावर भी बच्चों आर आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। किस रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितनी पावर आएगी, ये रेजिस्टेंस की वैल्यू पे डिपेंड करता है। ठीक है भाई? पोटेंशियल और पावर का रिलेशन समझ में आ गया? इसके बारे में इससे ज्यादा तो क्या ही बात करें अपन, जो है ना सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में। बस इतना ही पता होना चाहिए तुम्हें ना, पावर और इसके बारे में तुम्हें पता होना चाहिए। बल्ब वगैरह के बारे में बात करेंगे। बल्ब वगैरह के बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनते हैं इस वाले पार्ट में ना। बल्ब वगैरह वाले भी बताऊंगा अभी तुम्हें ना। पहले सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन को भी डिफाइन कर देते हैं अपन, जो है दूसरा कॉम्बिनेशन होता है बच्चों पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। पैरेलल कॉम्बिनेशन में अपन जो है उसमें कॉम्बिनेशन कैसा होता है, जैसे अगर एक बॉक्स के अंदर बनाऊं मैं,
तो जैसे ये एक टर्मिनल ए दे रखा है आपको, ये बी दे रखा है बच्चों, ऐसे अगर रेजिस्टेंस लगे हुए हैं तो हम उसको बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन R2, और ये हो गया बच्चों R3। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, उनको अपन देख लेते हैं। अब अगर आप यहां से आई करंट भेज रहे हो, आपने इसको बाहर बैटरी से कनेक्ट किया कॉम्बिनेशन को, बैटरी कुछ करंट फ्लो कराएगी अंदर, और उस करंट की वजह से कुछ I1 इधर जाएगा, I2 इधर जाएगा, I3 इधर जाएगा। बच्चों इसमें क्या होता है, पोटेंशियल सेम रहता है, पोटेंशियल ड्रॉप इज सेम। सारे रेजिस्टेंसेस के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप सेम आता है। देखो यहां का पोटेंशियल और यहां का पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा, तो वो बीच में कुछ लगा हुआ नहीं है, तो यहां से यहां तक का ड्रॉप, यहां से यहां तक का ड्रॉप, यहां से यहां तक का ड्रॉप सब बराबर होगा इस ई के बराबर। आप इसका इक्विवेलेंट पता करना चाहते हो, मतलब आप एक अकेले रेजिस्टेंस इस कॉम्बिनेशन को रिप्लेस करना चाहते हो। अगर आप सेम बैटरी अगर यहां पे कनेक्ट करते हो ईएमएफ की, तो देयर should also be the current should also be same in this case, मतलब current should be same in this case also, R equivalent। अच्छा हमें पता है कैपिटल आई की वैल्यू बच्चों किसके बराबर है, I1 प्लस I2 प्लस I3 के बराबर। कैपिटल आई की वैल्यू अगर मैं यहां से लिखूं तो वो E डिवाइडेड बाई R इक्विवेलेंट के बराबर होगी, और अगर मैं इसमें लिखूं I1 की वैल्यू E डिवाइडेड बाई R1, E डिवाइडेड बाई R2, E डिवाइडेड बाई R3। सो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट आ जाता है बच्चों आपके पास इसमें 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 के बराबर, एंड सो ऑन, ऐसे करके आ जाता है बच्चों इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। दिस इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है भाई, ऐसे करके हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा। बोर्ड की याद आ गई, रोना मत अब कोई भी। सो बच्चों जो ये जो करंट होता है ना, इसमें पैरेलल में करंट के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करनी होती है ना, ये थोड़ा सा कई बार बच्चे इसमें अटक जाते हैं। करंट का डिस्ट्रीब्यूशन तुम्हें पता है, I1 R1 पोटेंशियल ड्रॉप सेम रहता है ना पैरेलल में, I2 R2, I3 R3। क्या इसको मैं बराबर कर सकता हूं बच्चों, कैपिटल I इंटू R इक्विवेलेंट के बराबर कर सकता हूं मैं, ऐसे लिख सकता हूं कैपिटल I इंटू R इक्विवेलेंट। सो जब आपको I1 पता करना है बच्चों, तो कैपिटल I इंटू R इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाई R1 के बराबर आएगा, और I2 पता करना है तो कैपिटल I इंटू R इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाई R2 के बराबर आएगा। मतलब जो करंट होगा ना बच्चों, करंट वो रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है पैरेलल में, उधर कम करंट जाता है। I3 बच्चों आ जाएगा I इंटू R इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाई R3 के बराबर, क्योंकि ये चीज तो कांस्टेंट है, ये वाली ऊपर वाली, ये तो ईएमएफ के बराबर है बैटरी के। समझ गए, ये समझ में आया बच्चों करंट का डिस्ट्रीब्यूशन पैरेलल में कैसे होता है। बस ये करंट का डिस्ट्रीब्यूशन वाला एक पार्ट है जो कि मतलब थोड़ा सा बच्चों को परेशान करता है, नहीं ये तो तुम लोगों ने ऑलरेडी पहले पढ़ रखा होता है। टू रेजिस्टर इन पैरेलल, ये टू रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल, अगर दो लगे हुए हैं बच्चों, लिख लो जल्दी से। डन। सो बच्चों आगे आते हैं, अगर दो बच्चों अगर पैरेलल में लगे रहते हैं ना, तो उनका आर इक्विवेलेंट होता है 1 अपॉन R1 प्लस का 1 अपॉन R2, और R इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाती है तो हमारे पास R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस का R2। बच्चों ये छोटा होता है हमेशा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमेशा बच्चों छोटा आएगा सबसे छोटे वाले रेजिस्टेंस से।
मतलब ये हुआ कि अगर दो पैरेलल में रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, एक 1 ओम का और एक 5 ओम का, और एक ये लगा हुआ है जो कि 1 ओम से बड़ा है, तो बच्चों जो इनका इक्विवेलेंट आएगा ना वो 1 से छोटा आएगा। करके देख लेना हमेशा, छोटे वाले से भी छोटा आता है बच्चों, ये छोटे वाले से भी छोटा आएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है भाई, ये चीज समझ में आई आप लोगों को? करके देख लो। आप जो आप बोल रहे हो, सपोज करो इनमें R1 को आप छोटा मान रहे हो, R1 को, तो आप कह रहे हो R1 सपोज करो, सपोज इसको प्रूफ कैसे आएगा? जैसे मान लो R1 छोटा था R2 से, तो एक काम करो, R2 से डिवाइड कर दो इस पूरे को ना, तो ये तो R1 है। जब आप R2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा तुम्हारे पास? R1 डिवाइडेड बाई R2 प्लस का 1 आएगा। क्या आप देख पा रहे हो? R1 डिवाइडेड बाई R2, ऑब्वियस सी बात है ये पूरा नीचे डिनोमिनेटर 1 से बड़ा हो जाएगा, R इक्विवेलेंट 1 से, R1 से भी छोटा हो गया। ठीक है भाई, तो ये पैरेलल का बस एक इस चीज का ध्यान रखना, इस चीज का ध्यान रखना। अच्छा, करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है दो वाले केस में? करंट का डिस्ट्रीब्यूशन दो वाले केस में, अगर यहां से कैपिटल आई करंट आ रहा है, दिस इज R1, दिस इज R2, I1, और ये होता है बच्चों I2। अभी मैंने बताया था कि I1 जो होगा वो कैपिटल I इंटू आर इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाई R2 के बराबर होगा, नहीं R1 के बराबर होगा। आर इक्विवेलेंट की वैल्यू रख दूं मैं यहाँ पे, R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस का R2 डिवाइडेड बाई R1। R1 से R1 कट जाएगा बच्चों, I1 जो आएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R2 आएगा। देखो, समझ गए भाई? यहां तक ये चीज समझ में आ गई आप लोगों को? सो एक तो ये सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में आपकी इसकी बात हो गई। चलो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं हम इसके। ये तो खैर मजे, ये तो मतलब लाइक क्या ही मजेदार बात लगी होगी तुम्हें, रिवीजन हो गया तुम्हारा बस, लेकिन बिलीव मी आप इसके क्वेश्चंस में मजे करोगे। सो बच्चों ऐसा कुछ दे रखे हैं आपको, एक रेजिस्टेंस, दूसरा, तीसरा, चौथा। 2 ओम का दे रखा है, 4 ओम का दे रखा है। इस वायर को आपने ए बी बोल दिया है, 10 वोल्ट की बैटरी लगा दी है। फाइंड दी करंट थ्रू वायर ए बी। ए बी वायर से आपको करंट बताना है। प्रीवियस स्लाइड, यूट्यूब पे करवाई थी। यूट्यूब वाला भी मैं ही था ना। 0 आ गया सब बच्चों का? सारे बच्चों ने कर लिया 0? You will be surprised after seeing the solution.
अब बदलना चालू कर दिए, अब बदलने लगे। करें भाई, डिस्कस करें इसको, डिस्कस करें। तो बच्चों, अगर मैं इसका दोबारा से डायग्राम बनाऊं तो दैट विल बी समथिंग लाइक दिस। इसको पहले दो रेजिस्टेंस को हम पैरेलल में मानेंगे, दूसरे वाले को, इनको पैरेलल में मानेंगे, ये दोनों पैरेलल में। देखो यहाँ का पोटेंशियल, यहाँ और यहाँ का पोटेंशियल सेम है बच्चों, यहाँ और यहाँ का पोटेंशियल सेम है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये पॉइंट एक ही मान सकते हैं अपन दोनों को ना, इन दोनों पॉइंट को एक ही मान सकते हैं, ए और बी को। तो इनका इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, 8/6, 4/3 के बराबर आ जाएगा। और इनका भी कितना आ जाएगा, 4/3। और यहाँ पे बैटरी लगा रखी है आपने 10 वोल्ट की। तो टोटल करंट आ जाएगा जो बाहर से आ रहा होगा, कैपिटल आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जल्दी से बता दो। 4/3 मतलब 10/8/3, 8/3 बोले तो 15/4। आई की वैल्यू आ गई तुम्हारे पास 3.75 एम्पियर। ये आ गया, ये चीज आ गई पहले तो। अच्छा मेरे को एक बात बता बच्चों, यहाँ का पोटेंशियल क्या होगा, यहाँ का 5 वोल्ट होगा या नहीं होगा, अगर मैं यहाँ का 0 मान लू तो, और यहाँ का 10 वोल्ट। ऐसे ही होगा ना, जितना ड्रॉप यहाँ आएगा उतना ही ड्रॉप यहाँ पे आएगा, ड्रॉप सेम आएगा। तो यहाँ का पोटेंशियल कितना है, 5 वोल्ट, 5 वोल्ट, 5 वोल्ट, 0, 0, 10 वोल्ट और 10 वोल्ट। क्या आप ये देख पा रहे हो कि यहां से यहां तक का ड्रॉप कितना है, 5। ये करंट कितना होगा, 5/4 एम्पियर। क्या आप यहां से यहां तक का ड्रॉप देख पा रहे हो, 5 ही है, लेकिन ये 5/2 एम्पियर होगा। क्या आप यहां से यहां तक देख पा रहे हो, 5 वोल्ट का ड्रॉप है, 5/4 एम्पियर। 5/2 एम्पियर आया, 5/4 एम्पियर उधर गया, तो यहाँ पे कितना आएगा, 5/4 एम्पियर। इधर कितना जाएगा, 5/2 एम्पियर। आया भाई समझ में। सर ए बी इक्विपोटेंशियल 5 कैसे, अभी तक तुम जब तक इस चीज को दिमाग से नहीं निकालोगे कि किसी वायर में करंट फ्लो कर रहा है तो उसमें पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो सकता है, अगर रेजिस्टेंस ही नहीं है तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 ही होगा ना यार। अरे तुम ए बी वायर में बेशक करंट फ्लो कराओ, उसमें उसमें रेजिस्टेंस ही नहीं है तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 आएगा। ए और बी का पोटेंशियल सेम होगा। आ गया भाई समझ में। ये थोड़े से ना तुम्हें बड़ी सावधानी के साथ डील करने होंगे ऐसे क्वेश्चंस। ठीक है, तो मैंने ए और बी को एक ही मान लिया। मैंने कहा कि 2 और 4 पहले वाले और 4 और 2 बाद वाले दोनों के दोनों पैरेलल में होंगे। पैरेलल में लगा के उनका इक्विवेलेंट लिखा। मैंने बीच का रेजिस्टेंस, बीच का मैंने वो पता किया, पोटेंशियल पता किया, और फिर मैंने वो कॉन्सेप्ट लगा दिया। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं बच्चों, और करते हैं, अपने पास बहुत है, पिटारे में बहुत सारे क्वेश्चन है। मैं भूल जाता हूँ हर बार जब क्वेश्चन कराने बैठता हूँ ना, मुझे पिछली बार का एक भी याद नहीं आ रहा, मैं बड़ा दुखी रहता हूँ इस चीज से ना। पिछले साल मैंने कौन कौन से कराए या इवॉल्व में कौन कौन से कराए, एक भी याद नहीं आ रहा है। बुढ़ापा, अबे ओए बुढ़ापे वाले, अभी तो मैं जवान हूँ, 20 साल कुल उम्र है मेरी, तुम बुढ़ापे की बात करने लगे हो। चलो। सो सेकंड क्वेश्चन बुलवा दिया तुम लोगों ने ना, पंचायतें करवा लो तुमसे। मतलब अगर तुम्हें इसका कॉन्सेप्ट सिखाना है सीरीज पैरेलल का,
इस वाले क्वेश्चन को डेफिनेटली करा दो, बच्चे को काफी हद तक आइडिया लग जाता है। तुम्हारी शीट में वैसे बहुत सारे होंगे, लेकिन मैं इसका डेटा चेंज कर दूंगा, डोंट वरी। मैं डिसअपॉइंट नहीं करता बच्चों को। वन ओम, 2 ओम, 1 ओम, 4 ओम, बताओ भाई, आई की वैल्यू बतानी है, फाइंड करो आई। फोड़ दिया गया। एक मिनट, एक मिनट ना, तुम बिना पेन के कर रहे हो ना इसको। एक मिनट ना, मैं अगला क्वेश्चन इसी में चेंज करूंगा तुम्हें ना। बेटा तुम्हें दुखी नहीं कर दिया ना। अबे पहले ये देखो, आई मैंने इसमें पूछा है, इस वाले में जो 4 आंसर दे रहे हो ना, वो पूरे का बता रहे के बैठे हुए हो। ₹1 आ गया भाई सब बच्चों का आंसर। एक काम करो, अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है? इसको कर लेना, ठीक है, इसको कर लेना। अब अगला क्वेश्चन दूसरा, एक और। इस वाले को करो। उसमें तो सीधा सीधा तुम्हें समझ में आ गया था ना। करो, इस वाले को करो। बड़े खुश हो रहे थे ना तुम लोग। अटक गए ना, उसको सीधा सीधा करके बैठ गए थे। वैसे पंगे लोगों तो फिर यही होगा। चलो, इस वाले में क्या करेंगे, इसको सर्किट को बच्चों रिड्यूस करते आते हैं। अगर आप ये वाला पॉइंट देखो, ये वाला पॉइंट
और ये वाला पॉइंट, अगर आप इन्हीं को, इन दोनों को, इधर वाले सर्किट को भूल जाओ, बस आप इसको देखो, तो जो करंट बच्चों इधर गया होगा वो इससे भी जाएगा, वो इससे भी जाएगा, है ना। तो ये तीनों सीरीज में होंगे। क्या वो करंट कहीं और जा रहा है? इन दो पॉइंट के लिए, इन दो पॉइंट के लिए बच्चों ये तीनों सीरीज में होंगे। कितना आ जाएगा? 4 ओम आ जाएगा इसका, 4, और ये वाला उसके पैरेलल में हो जाएगा। तो अगर आप इन पॉइंट को बोल रहे हो ए और बी, तो बच्चों ए और बी में तुम ये लिख सकते हो कि ए और बी के बीच में जितने भी रेजिस्टेंस लगे हुए हैं वो ये है 4 ओम का, और ये भी 4 ओम का। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? 2 ओम आ जाएगा तुम्हारे पास, 2 ओम आ गया, ये 2 के बराबर हो गया, ठीक है ना। ये 2 हो गया, और 2 दूनी 4 और एक 5, ये टोटल 5 ओम हो गया, ठीक है ना। ये 5 ओम हो गया यहां से यहां तक। अब क्या करोगे? 5 और 6 का, अब फिर दोबारा आओगे यहां पे और इसको रिड्यूस करोगे, 5 ओम और ये 6 ओम। अब आप इनका इक्विवेलेंट पता करोगे, 30 डिवाइडेड बाई 11, ये आ जाएगा 30 डिवाइडेड बाई 11, और ये अब सर्किट बनेगा तुम्हारे पास ये वाला, ये 2 ओम, ये 2 ओम, और ये 20 वोल्ट की बैटरी है। पहले ये करंट पता कर लो, आई नॉट, आई नॉट पता कर लोगे। आई नॉट इजिकल टू आ जाएगा तुम्हारे पास 20 इंटू 11 डिवाइडेड बाई 44 और 30, 74, ऐसा कुछ आ रहा होगा। 110 डिवाइडेड बाई 37, ये आ गया। अब इस करंट का 110 डिवाइडेड बाई 37 का आपको क्या करना है? पैरेलली डिस्ट्रीब्यूट कर देना है इसमें। 110 डिवाइडेड बाई 37 इंटू, क्या होता था इधर वाला करंट? 6 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 5, 11, 60/37 आ जाएगा। 60/37 यहाँ पे आ रहा है बच्चों, बराबर बराबर डिवाइड कर देंगे, 30 डिवाइडेड बाई 37। सो इसके डायग्राम बनाने होते हैं आपको प्रॉपर। 30 divided by 37 will be the answer. So this is 30 divided by 37. ठीक है भाई, मेरा काम था करंट का डिस्ट्रीब्यूशन तुम्हें सिखाना। सो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन मैं सिखा चुका हूं तुम्हें, सीरीज पैरेलल का आइडिया देना वो मैं करा चुका तुम्हें। अब होते बच्चों लैडर प्रॉब्लम होते हैं कुछ ना, लैडर प्रॉब्लम भी बड़े शानदार होते हैं इसमें, थोड़ा सा उनके बारे में भी बात कर ली जाए। 2-3 वेरिएशन आते हैं उसमें। क्योंकि और तो आज नया वाला तो हो नहीं पाएगा कोई चीज जो है। बल्ब अब अगली क्लास में आएगा, अगर लेटर वाला जल्दी खत्म हो गया तो फिर देखेंगे, ठीक है। लेटर प्रॉब्लम्स क्या हो गया? थर्ड स्टेप का कौन सा वाला था? ये तो कह रहा है इसको, इनको इकट्ठा करता गया, मैं इकट्ठा करता गया, ये बना दी सर्किट। फिर लौट के जब आया तो ये करंट मैंने पता कर लिया था, वो करंट इस वाले कॉम्बिनेशन में जा रहा है। ये किसका इक्विवेलेंट है? इसका। तो यहाँ से जो 110 डिवाइड बाई 37 करंट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। पैरेलल में डिस्ट्रीब्यूशन भी पीछे सिखाया मैंने, करंट का डिस्ट्रीब्यूशन भूल गया यहाँ से, ये देखेगा ही नहीं तो कहां से आएगा याद। कराया ना 2 के केस में, आई इंटू R2 यहाँ पे पता करना है तेरे को, टोटल करंट इंटू इधर वाला रेजिस्टेंस, ठीक है भाई। हाँ, एक इनफाइनाइट ग्रिड वाला भी है सुपरपोजिशन मेथड ना, दैट आल्सो आई हैव टू टीच यू। ठीक है, वो भी पढ़ाना है मुझे तुम्हें ना, एक्स एंड वाई एक्सिस पे इनफाइनाइट ग्रिड। अभी अभी आएंगे, उस पे आएंगे ना, इनफाइनाइट ग्रिड वाले पे भी आएंगे, वो पढ़ाता हूँ ना वो तो। पहले लैडर वाला कर लेते हैं, ठीक है, लैडर वाला।
So there is an infinite ladder, something like this. और इसमें कौन कौन से वेरिएशन होते हैं वो भी मैं बताने वाला हूं आपको। इधर भी लगा रहता है कई बार ना, इधर यहाँ पे लगाना चाहो लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। कैपेसिटर में भी इसके क्वेश्चंस बनते हैं। पहले तो मौका मैं तुम्हें खुद करने के लिए दूंगा, फिर मैं बाद में बनाऊंगा। सो ये दे रखा है बच्चों R1, ये दे रखा है आपको R2, R1 R2 R1, ऐसे करके इन्फिनिटी तक चलता जा रहा है, ठीक है ना। R2 ऐसे करके बच्चों इन्फिनिटी तक चलता जा रहा है। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। करिए भाई जल्दी से। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। डन। बहुत बढ़िया। देखो बच्चों, ऐसे क्वेश्चंस को करने का एक तरीका होता है कि ये इन्फिनिटी तक जा रहा है। अगर मैं दो पॉइंट ले लूं, एक सी और एक डी, अगर मैं ये बनाता सी से लेके डी तक, सेम चीज दिखाई देगी भाई? क्या ऊपर बने वाले डायग्राम में और इस वाले डायग्राम में कोई डिफरेंस दिखाई दे रहा है आपको? ऊपर R1 लिखा हुआ है, R2 लिखा हुआ है, ये भी इन्फिनिटी तक बोल दिया उन्होंने ना। R1 R2 R1 R2, ये सी और डी थे। मतलब अगर इसका इक्विवेलेंट x आया तो इसका भी इक्विवेलेंट x आएगा बच्चों, यहां से यहां तक सी और डी के बीच में। दिस इज ऑल्सो x। तो अगर ये x आ रहा है ये वाला, तो बस तुम्हें क्या कर देना है, नया डायग्राम बना देना है। R1 और ये था R2, और C और D की जगह पे आपको x लगा देना है। R2 R1, और इस पूरे की वैल्यू x के बराबर होनी चाहिए। तो x इज इक्वल टू R1 R2x डिवाइडेड बाई R2 प्लस का x। क्या ये आप यहां से R1 और R2 की वैल्यू दे रखी होगी तो x को सॉल्व कर लोगे? सो दिस विल बी योर आंसर। ठीक है भाई, ऐसे करके आंसर आ जाएगा। दिस विल बी योर आंसर। बहुत इजी था। ठीक है, चलो थोड़ा सा बढ़िया करते हैं फिर इसको। लेटर का एक और वेरिएशन होता है, ये अप टू इन्फिनिटी जा रहा है बच्चों। मान लो ये आर है, ये भी आर है। एन आर एन आर, एन स्क्वायर आर एन स्क्वायर आर, एंड सो ऑन। फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अच्छा, ऐसा कोई जरूरी नहीं था कि यहाँ पे आर ही हो, यहाँ पे R2 हो सकता था, ये R1 R2, बट एन
इंटू एन, यहाँ पे एन स्क्वायर है, यहाँ पे एन स्क्वायर, ऐसे करना था। ठीक है, इसमें परेशानी है क्या? इससे पीछे वाली है। रिजल्ट क्या याद रखोगे? इसको करना सीखो ना, रिजल्ट याद मत रखो। करना कैसे ये याद रखो। एक तुम्हारा सुपरपोजिशन मेथड रह गया है और सिमेट्री वाले रह गए हैं जो क्वेश्चंस हैं। कल डिस्कशन जितना भी होगा उतना करने के बाद अपन जो है पढ़ाई करना चालू कर देंगे। कल कल मैं तुम्हें शायद इनफाइनाइट ग्रिड वाले क्वेश्चन सॉल्व करना सिखा दूंगा। ठीक है, इनफाइनाइट ग्रिड। आज स्टार्टिंग से वो डोज दी है ना, स्टार्टिंग से डोज दी है ना, तो इस वजह से शांति है। ठीक है भाई। अरे आ रही है साउंड, आई साउंड? आ गया आंसर, आ गया। अरे करे डिस्कस। अगेन हम क्या करेंगे बच्चों, ये वाला पॉइंट ले लेंगे सी और डी। ये ए और बी था, ये बच्चों हो गए सी और डी। अगर आप सी और डी के अक्रॉस देखो, ये सी हो गया, डी हो गया। बच्चों क्या तुम्हें ऐसा दिखाई दे रहा है? आपने सारे रेजिस्टेंस को एन से मल्टीप्लाई कर दिया है, मतलब ऊपर वाले कॉम्बिनेशन को पूरे को एन से मल्टीप्लाई कर दिया है। सॉरी, ऊपर वाले को, अगर ऊपर वाले का एक्स आना था तो क्या तुम्हें ये समझ में आ रहा है इसका एन इंटू एक्स आएगा? इसका यही होगा। तुम इसको ना प्रैक्टिकली भी करके देख सकते हो। तुमने कहा कि ये दो सीरीज में रेजिस्टेंस लगे हुए थे, जैसे एक 1 ओम का, एक 2 ओम का, इक्विवेलेंट कितना आता है इसका? 3 ओम। अब अगर आप इन दोनों को क्या कर दो, इन दोनों को क्या कर दो, इसको कर दो आप एन और इसको कर दो 2n, इक्विवेलेंट आएगा इसका 3n। ऐसे पैरेलल में करके देख लो। सारे रेजिस्टेंस को अगर आप एक फिक्स नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे ना, सारे को, उनका इक्विवेलेंट जो है उतने टाइम्स हो जाएगा। जैसे 1 ओम था, ये 2 ओम था, इसका इक्विवेलेंट आएगा 2/3। अगर ये n कर दिया तुमने, n इंटू 2n डिवाइडेड बाई 3n, देखो 2n/3 आएगा। ठीक है ना? समझ रहे हो? अगर आप इन सबको n से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये n टाइम्स हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत शानदार क्वेश्चन कराऊंगा मैं अगली क्लास में। इनफाइनाइट वाले केस में ना इस प्रॉपर्टी पे बहुत ही शानदार, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन मैं तुम्हें कराऊंगा। तो अब आपको क्या करना है, इस पूरे को इकट्ठे, इस पीछे पीछे वाले हिस्से को क्या रख देना है आपको, n इंटू एक्स रख देना है। आप बोलोगे सर ये तो बहुत आसान हो गया, ये जो होगा ना यहां से यहां तक का n टाइम्स x होगा, ये r, ये r, और ये पूरा x के बराबर है। x इज इक्वल टू r n r x डिवाइडेड बाई, लो इसको सॉल्व कर लेंगे अपन जो है।
हाँ एन क्यूब होगा, ये कर लेंगे, एन क्यूब होगा, आ जाएगा भाई, सॉल्व हो जाएगा ये वाला पार्ट। सर ये एन वाला फॉर्मूला समझ नहीं आया मेरे को। एक बात बता, ऊपर जो डायग्राम दिखाई दे रहा है और नीचे जो डायग्राम दिखाई दे रहा है उसमें क्या डिफरेंस है? मेरे को ये बता, ऊपर जो डायग्राम दिखाई दे रहा है और नीचे जो डायग्राम दिखाई दे रहा है उसमें क्या डिफरेंस है? नीचे वाले में है ऊपर वाले जैसा, बस एन से सारे रेजिस्टेंसेस को आपने एन से मल्टीप्लाई कर दिया है। ऊपर वाले के सारे रेजिस्टेंसेस को आपने एन से मल्टीप्लाई कर दिया है। कलर का डिफरेंस है, वाह, यही तो एक्सपेक्टेड था मुझे तुमसे। समझ रहे हो, ये चीज समझ में आ रही है? ऊपर वाले सारे रेजिस्टेंसेस को आपने एन से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अगर ऊपर वाले का पूरे का एक्स आएगा तो इस नीचे वाले का एन इंटू एक्स आएगा, ये कह रहा। अरे यार, ये ये तो सही था, ये वाला इसमें गड़बड़ थी ना, वो एन स्क्वायर था यहाँ पर ना, वो गलती से मैंने गड़बड़ कर दिया। क्या ये आ गया समझ में तुम्हें? ये आ जाएगा यहां से तुम्हारे पास समझ में? ठीक है, अगला, अगले पे आते हैं बच्चों। ये हो गई इसके बारे में बात। मैं बस तुम्हें दो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट और पढ़ा देता हूँ, जिससे कि सिर्फ इनफाइनाइट वाले सिमेट्री वाले केसेस रह जाए, बाद बाकी हमारा सारा कंप्लीट हो चुका होना चाहिए। इनफाइनाइट ग्रिड वाले और इनफाइनाइट वाले रह जाने चाहिए, बाद बाकी हमारा कंप्लीट हो चुका होना चाहिए। अब जैसे एक होता है बीट स्टोन ब्रेस। बीट स्टोन ब्रेस अपन एक बार के लिए कर तो लेते ही हैं। सो व्हाट इज बीट स्टोन ब्रेस? इसको बच्चों 4 टर्मिनल नेटवर्क भी बोलते हैं। 4 टर्मिनल होते हैं इसमें ना, 4 टर्मिनल नेटवर्क। इसकी बहुत सारी जगहों में जरूरत पड़ेगी एक्चुअली, इसलिए पढ़ाना पड़ रहा है ये। ठीक है, ऐसा कुछ होता है बच्चों। बीट स्टोन ब्रेस को गेहूं पत्थर पुल, अच्छा, बहुत सही जा रहे हो तुम सारे, सही जा रहे हो। गेहूं पत्थर पुल, ये ऐसे रेजिस्टेंसेस दे रखे हैं आपको बच्चों। गैल्वेनोमीटर एक ऐसी डिवाइस होती है जो करंट को सेंस करती है। किसी ब्रांच में करंट फ्लो कर रहा होगा तो उसको सेंस कर लेगी। दिस इज R5। हमारे इंटरेस्ट का है बैलेंस्ड बीट स्टोन ब्रेस, बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रेस। इसका क्या होता है बच्चों, बैलेंस बीट स्टोन ब्रेस की खास बात होती है कि गैल्वेनोमीटर की रीडिंग जीरो आती है। गैल्वेनोमीटर में करंट जीरो, गैल्वेनोमीटर वाली जो ये वाली ब्रांच है ना बच्चों, इसमें करंट नहीं होना चाहिए। मतलब अगर यहां से करंट आ रहा है, जो करंट ऊपर जा रहा है I1 और जो नीचे जा रहा है I2, इसमें करंट अगर फ्लो नहीं कर रहा है तो I1 इधर से इधर निकल जाना चाहिए और I2 इधर से इधर निकल जाना चाहिए। इस वाली ब्रांच में करंट जीरो होना चाहिए। अगर करंट जीरो नहीं है तो वो अनबैलेंस्ड कहलाएगा। ठीक है भाई, तो वो क्या कहलाएगा? तो वो अनबैलेंस बीट स्टोन ब्रेस कहलाएगा, जो कि हम लोग ऑलरेडी एक कर चुके हैं। आज वाला जो बाउंसर क्वेश्चन था वो अनबैलेंस बीट स्टोन ब्रेस का ही था। ठीक है, वो अनबैलेंस बीट स्टोन ब्रेस का क्वेश्चन था, वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आपको क्या करना है, अगर बैलेंस बीट स्टोन ब्रेस है तो बीच वाली ब्रांच को हटा देते हैं अपन जो है। अच्छा, इसका प्रूफ क्या होता है बच्चों? अगर मुझे करंट जीरो करना है तो यहां से यहां तक का ड्रॉप यहां से यहां तक के ड्रॉप के बराबर होना चाहिए, क्योंकि यहां के पोटेंशियल बराबर हो जाएंगे फिर इन दोनों एंड पे। अगर ये C और ये D है तो V एट C इज इक्वल टू V एट D हो जाएगा। और अपन अब लिखेंगे I1 R1 I2 R3 के बराबर होगा, और यहां से यहां तक का ड्रॉप और यहां से यहां तक का ड्रॉप बराबर होगा।
I1 R3 सॉरी R2 इज इक्वल टू I2 R4 के बराबर होगा। दोनों को अगर डिवाइड कर दिया जाए, R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 ओवर R4, दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, या फिर दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, वो एक ही बात है बच्चों। फिर अपन इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अपन इसको सॉल्व कर लेंगे। क्लियर है भाई? अनबैलेंस वाला मैं करा चुका हूं तुम्हें, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि इसमें और ज्यादा डिटेल में जाने की हमें जरूरत है। एक होता है इक्विवेलेंट ऑफ, मतलब सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरी, क्योंकि आज की जो मैं होमवर्क देने वाला हूं उसमें बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे तुम्हें। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरी क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरी क्या होता है? सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरीज, और डायग्राम ही बनाने में बहुत टाइम लग जाता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो बच्चों ऐसे करके बैटरी लगी लगी हुई है बहुत सारी, ये ऐसे लगी हुई है, ये उल्टी लगी हुई है, ये ऐसे लगी हुई है, ये E1 की है बच्चों, ये R1 की है, E2 R2, E3 R3, E4 R4, ए और बी के बीच में ऐसे करके बैटरी लगी हुई है। तो बच्चों इनका इक्विवेलेंट आता है, इन बैटरीज को आप सारी बैटरी को एक अकेली बैटरी से रिप्लेस कर सकते हो, इक्विवेलेंट और आर इक्विवेलेंट, ठीक है भाई। ऐसे करके क्या होता है बच्चों, ये इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी होती है? मैंने इसकी पोलैरिटी कैसे मानी? ऐसे मैंने पोलैरिटी कैसे मानी बच्चों? ऐसे। तो ये देखो, इसकी पोलैरिटी और इसकी पोलैरिटी सेम हो गई, इसकी पोलैरिटी और इसकी पोलैरिटी सेम हो गई, इसकी सेम होगी, लेकिन इसकी उल्टी है। जिसकी उल्टी होगी ना, जो आपने मानी है, जिसकी उल्टी होगी उसको माइनस का रखना है। E1 माइनस E2 प्लस E3 प्लस का E4। और बच्चों जो आर इक्विवेलेंट होता है वो R1, वो आर इक्विवेलेंट में कोई फर्क नहीं पड़ता, आर इक्विवेलेंट में कोई फर्क नहीं पड़ता, समझ रहे हो? ये कई बार तुम कंफ्यूजन हो जाता होगा तुम्हें, ठीक है भाई। आर इक्विवेलेंट में कोई फर्क नहीं पड़ता। ये होता है बच्चों सीरीज कॉम्बिनेशन, और दूसरा कॉम्बिनेशन होता है बच्चों पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। बस आज का खत्म होने वाला है, ठीक है। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सॉरी बैटरीज। अब लास्ट स्लाइड लो, ठीक है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है भाई? हाँ, मिक्स वाला भी होता है, लेकिन मिक्स वाला तो फिर तुम कर ही लोगे। अगर सीरीज पैरेलल, अगर तुम आपस में उनके पैरेलल कॉम्बिनेशन बताएं तो मिक्स वाला होने में क्या प्रॉब्लम आएगी फिर? ए और ये हो गया बी, E1 R1, E2 R2। एक काम करते हैं, इसकी पोलैरिटी ऐसे उल्टी कर देते हैं, E3 R3। देखना भाई, पोलैरिटी देखना इनकी, इन कैसे कैसे दिए, E4 R4। अगर मैं इक्विवेलेंट वाली बैटरी ऐसे मान रहा हूं, उसकी पोलैरिटी बच्चों ऐसे मान रहा हूं, ऐसे इक्विवेलेंट वाली को, और ये आर इक्विवेलेंट। तो बच्चों जिनकी पोलैरिटी इस सेंस में वो सब पॉजिटिव की, और जिनकी पोलैरिटी इस सेंस में नहीं है वो सब नेगेटिव कंसीडर होंगी। इक्विवेलेंट का बच्चों फॉर्मूला आता है E1 डिवाइडेड बाई R1 माइनस का E2 डिवाइडेड बाई R2
E3 divided by R3 and so on divided by 1 over R1, 1 over R2, 1 over R3। और R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होगा? 1 over R1 plus 1 over R2 एंड सो ऑन। समझ गए भाई? ये चीज समझ में आ गई आप लोगों को? अब बस हमारा जो बचा है वो बल्ब वाले क्वेश्चन बचे हैं, बल्ब वाले, और एक बचा है हमारा बल्ब के अलावा बचा है इनफाइनाइट वाले जो कॉम्प्लेक्स सर्किट होते हैं उनके इक्विवेलेंट फाइंड करना, और इनफाइनाइट ग्रेड। 3 चीजें बची हैं। हाँ, क्यूब वाला वो उसी में आ जाता है। मैं होमवर्क दे देता हूँ आपको। कल मैं डिस्कशन के बाद में एक ना एक टॉपिक तो कवर करूंगा ही करूंगा इसमें से, डिस्कशन के बाद में। सो आपका होमवर्क जो है बच्चों आज ज्यादा रहेगा। फर्स्ट 7 तो ऑलरेडी कर चुके हैं हम लोग जो है, ये सारे इस पेज के हम कर चुके हैं ऑलरेडी। बच्चों आपको 16 तक सारे करने हैं, बल्ब वाले नहीं करने अभी ना आप लोगों को। 16 तक सारे करने हैं। 18, 19, 20, 21, बल्ब वाला छोड़ देने अगला 23, एक तो 22 छोड़ना है, एक 17 छोड़ना है। 17 एंड 22 छोड़ देने, 17 एंड 22 छोड़ देने बच्चों आपको। 27 छोड़ना है, 27 छोड़ना है, 28 छोड़ना है। बाद बाकी सारे करने भाई यहां तक। 31 छोड़ना है आपको, 32 छोड़ना है, 33 छोड़ना है। ये जो मैंने बताया इनको छोड़ के आप जो है 37 तक सारे करोगे, 37 तक बाद बाकी सारे करने हैं, ठीक है? 37 तक। और देखो भाई अभी आ जाओ, अभी खत्म नहीं हुआ है कहानी। अब 63 नहीं, 63 नहीं होगा, चलो इसको नहीं कर देते। अरे अभी तो होमवर्क ही नहीं दिया, कल डीसीएस है। पागल हो तुम लोग? कल के लिए तो इतना सारा पढ़ाया मैंने, तो सारा खत्म ही हो गया क्या? रुक जाओ, ये जो जो पढ़ाया है वो तो दे देना, तो होमवर्क कम से कम। क्वेश्चन नंबर 1 सब्जेक्टिव 135, 135, 9, 11, 17, 18, 19, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 26, बस। ठीक है, ज्यादा होमवर्क नहीं दे रहा। कल डिस्कस करने के बाद, कल पढ़ाने के लिए बहुत टाइम मिलेगा भाई हमें ना, लास्ट में पढ़ाई करेंगे कल, ठीक है? ओके, बाय बाय।